हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के सेशन में और मैं हूं आपका कॉमर्स वाला भैया। हाँ जी, चलिए आज करते हैं एमसीक्यू सीरीज की शुरुआत। आज जो है हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के एमसीक्यू करने वाले हैं, है ना। और हम कर रहे हैं रेवेन्यू इंस्पेक्टर की तैयारी, और इसी तैयारी को दुगनी स्पीड में करने के लिए हमने आज देखिए, आज लास्ट डेट है ना। के बाद फिर मैं नहीं ले सकता, ठीक है। तो पेड कोर्स लॉन्च कर रखा है 599 रुपीज में, आपके एग्जाम तक के लिए पेड कोर्स है। जो चीजें, बहुत सारी चीजें ऐसी है जो स्ट्रैटेजी मैं वहां पे आपको बताने वाला हूं, उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें जो है वहां प्रैक्टिकली कराने वाला हूं। 1000 से प्लस एमसीक्यूज भी कराने वाला हूं। तो आज जो है वो 8 बजे तक लास्ट उसका टाइमिंग है, इसके बाद में नहीं लेने वाला, क्योंकि यार पैसा कमाना पर्पस नहीं है। अगर आपको मैं उस 599 की वजह का बेनिफिट नहीं दे पाऊँ ना, तो फिर मेरे लिए वर्थ इट नहीं होगा। तो इसीलिए क्या है कि मैं उसको आज रात के बाद 8 बजे के बाद फिर नहीं लेने वाला हूँ। आपके पास 1-2 घंटे का टाइम है, आपको मन है तो आप आ सकते हैं, नहीं तो फिर ये मोर देन सफिशिएंट है। जो मैं यूट्यूब पर आपको 32 लेक्चर दिया है मैंने आपको कोर्स का, और 8 से 10 लेक्चर एमसीक्यू के, और भी चलेगा, ये भी 15-20 दिन और चलेगा। तो ये जो है टोटल लेक्चर्स आप लगा लीजिएगा ना, तो मोर देन सफिशिएंट होगा, ठीक है। आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेंगे बहुत सारा। चलिए तो फिर मिलते हैं कहाँ, 10 बजे क्लब वाली क्लास में। तो शुरुआत करते हैं अपनी क्या एमसीक्यू, इसमें बहुत मजा आने वाला है। चलिए शुरू करते हैं, आइएगा देखिएगा। चलिए सबसे पहले क्या, सबसे पहले देखिएगा, आपको पता है कि जो ये नोट्स है, इवन मैं नोट्स भी टेलीग्राम चैनल में डाल दे रहा हूँ, सारा का सारा एमसीक्यू वाला भी, और जो ऑलरेडी मैंने करा रखा है लगभग 32 लेक्चर, उसके सारे नोट्स डाले हुए हैं। तो वो कहाँ है, उसको ज्वाइन करने के लिए आपको करना क्या, कॉमर्स वाला भैया बाय एनडब्ल्यूबी। ऑलरेडी 120 लोग इसमें पढ़ाई कर रहे हैं, आप अभी और आ सकते हैं, है ना। क्योंकि शुरुआत नहीं है तो थोड़ा कम लोग, 120 लोग कम नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे लोग हैं, वो पढ़ाई कर रहे हैं, और उसके साथ साथ नोट्स भी वहां अवेलेबल है, तो वो भी लेके पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए इसके लिए आपको क्या करना है, बस कुछ नहीं करना है, आपको कर देना है सब्सक्राइब चैनल को और नोटिफिकेशन ऑन कर देना है, ताकि जो सारा चीज है ना, सारे बेनिफिट्स है, सारे नोटिफिकेशन है, कॉमर्स रिलेटेड जितने भी एग्जाम होंगे सारे के सारे यहाँ पे आपको कराए जाएंगे। इसके लिए आपको नोटिफिकेशन ऑन करना है। और कोई दिक्कत परेशानी आ रही है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, है ना जी। तो चलिए अब क्या है, अब है एमसीक्यू ऑन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आते हैं पहले क्वेश्चंस की ओर, और पहला क्वेश्चन आपके पर ये रहा। आइए क्या कह रहा है, बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करें तो दो ऑब्जेक्टिव है, एक तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और दूसरे को कहते हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को शेयर होल्डर्स मैक्सिमाइजेशन भी कहा जाता है। क्यों ऐसा कहा जाता है, वेल्थ मैक्सिमाइज कब होगा, जब शेयर होल्डर्स को लगेगा कि भैया आप अच्छा कमा रहे हो, शेयर होल्डर्स सोचेंगे कि ये कंपनी अच्छा कर रही है, इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, तब तो शेयर होल्डर्स की वेल्थ को अगर आप इंक्रीज करिएगा तो ऑलरेडी क्या होगा, आपका पर्पस पूरा हो जाएगा। सो द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर वेल्थ। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो वित्तीय प्रबंधन का मूल्य उद्देश्य क्या है, तो वित्तीय प्रबंधन का मूल्य उद्देश्य लाभ तो अर्जित करना है ही, उसके साथ साथ शेयर धारक जो होते हैं उसकी संपत्ति को भी बढ़ाना होता है ना। क्योंकि अगर उसकी संपत्ति को आप इंक्रीज करेंगे तो शेयर होल्डर आप पे ट्रस्ट कर पाएंगे और ज्यादा से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करेंगे। तो आइए, तो सबसे पहले का इसका आंसर क्या हो जाएगा, शेयर धारक की संपत्ति का अधिकतमकरण, है ना। तो ये वाला आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। आइए क्या है क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखते हैं जी। तेरा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर रेफर्स टू, क्या क्या है, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर मतलब वित्तीय संरचना को संदर्भित करती है, किसको किसको संदर्भित करती है भाई, आइए देखिए। तो सबसे पहला जो है वो शॉर्ट टर्म रिसोर्सेस, शॉर्ट टर्म रिसोर्स छोटे मोटे 1 साल के लिए लोन लेना, या फिर उसके छोटे मोटे ये से शुरू करना बिजनेस, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म लोन, शॉर्ट टर्म रिसोर्सेस। लॉन्ग टर्म रिसोर्सेस, लंबे समय के लिए ऋण लेना, लॉन्ग टर्म डेट, है ना, ये सारी चीजें। तो ऑल द फाइनेंशियल रिसोर्सेस, ये दोनों तो बिल्कुल सही बात बोल रहा है भाई, ठीक है। शॉर्ट टर्म ऑल द फाइनेंशियल रिसोर्सेज, बोल रहा है लॉन्ग टर्म, और डी बोल रहा है ऑल ऑफ दीज। ये ना क्वेश्चन कंफ्यूजिंग वाला है। क्यों, क्योंकि पहले बोला अल्पकालिक संसाधन, फिर बोला सभी वित्तीय संसाधन, फिर बोला दीर्घकालिक संसाधन, और फिर बोला ये सभी। अब आप बताइए आप क्या लगा के आएंगे, बहुत सारे लोग क्या करेंगे, ऑल ऑफ दीज लगा के आ जाएंगे। अरे भैया ऑल ऑफ दीज की जरूरत क्यों है, ऑल ऑफ दीज से अच्छा यहाँ लिखा हुआ है ऑल द फाइनेंशियल रिसोर्सेज। जितने भी फाइनेंशियल रिसोर्स हैं, चाहे वो शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, मिडिल टर्म है, वो सारे फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के अंदर आते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर। और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्या होता है, वित्तीय संरचना क्या होती है, अरे भैया किसी बिजनेस में पैसा, फॉर एग्जांपल
किसी बिजनेस में पैसा लगाते हो ना, स्टार्ट करने के लिए फुकट में तो नहीं आ जाता, ससुर जी तो दे रहे नहीं तुम्हारे, तो क्या करेंगे भैया, पैसा लेंगे थोड़ा बैंक से, थोड़ा अपने वाला जो सेविंग करके रखे होंगे, दोनों को मिला देंगे। तो एक को जो बैंक से लेते हैं उसको डेट बोलते हैं, और जो खुद से पैसा लगाते हैं उसको इक्विटी बोलते हैं। तो डेट इक्विटी का जो स्ट्रक्चर होता है उसको कहा जाता है फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। उसके साथ बहुत सारे और सोर्सेस होते हैं ना, तो मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा, उसके लिए क्लासेस मैंने बता रखा है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक क्लासेस 500 लोगों ने देखा है, आप वहां जाकर उसको देखिएगा, समझ में आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, बी, ऑल ऑफ दी फाइनेंशियल रिसोर्सेज। बात समझ में आ रही है जी सर। चलिए क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, आइएगा क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कह रहा है टाइम वैल्यू ऑफ मनी एक्सप्लेन दैट। मैंने बताया टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी कहने का मतलब है भाई साहब कि जो मेरा पैसा आज है, फ्यूचर वैल्यू क्या है, आज है, फ्यूचर वैल्यू क्या है, या फ्यूचर की आज की वैल्यू क्या है। ठीक है, मतलब जो पैसा अगर मान लो फ्यूचर में हमको 10 रुपए मिलेगा, क्या आज का वैल्यू उसका कितना होगा, ज्यादा होगा या कम होगा, कम होगा। फ्यूचर वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि सोचो जो जो सामान हम फ्यूचर में 10 रुपए में मान लो एक आटा खरीदते थे, आज वही आटा हम खरीदते कि नहीं, तो उस समय कम रेट था, फ्यूचर वैल्यू यानी फ्यूचर में ज्यादा थी। तो आइए अब समझते हैं फ्यूचर टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या कहता है। कह रहा है टाइम वैल्यू ऑफ मनी एक्सप्लेन दैट, क्या कहता है, पैसे का समय मूल्य बताता है कि a unit of money received today is worth more than a unit received in future। क्या बोल रहा है कि आज प्राप्त धन की एक इकाई का मूल्य भविष्य में प्राप्त एक इकाई से अधिक है। तो वो टाइम वैल्यू मनी का बेस्ट ऑप्शन है। एक्चुअली टाइम वैल्यू ऑफ मनी का बेस्ट ऑप्शन इसमें चुनना है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी कहने का मतलब अभी का वैल्यू क्या है, फ्यूचर के वैल्यू के हिसाब से। तो आपको इसमें बेस्ट ऑप्शन दिया गया क्या कि एक यूनिट ऑफ मनी जो है आज ज्यादा है फ्यूचर में। मतलब ऐसे इसको ऐसे समझो, बता देता हूं। मतलब अगर तुमको आज 1 रुपया मिल रहा है और फ्यूचर में 90 पैसा मिल रहा है, तो फायदा कौन, सर आज ना जी। तो वही बात कह रहा है ये, ठीक है, उसी की वैल्यू की बात कर रहा है। चलिए तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी कि पहला ही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन दूसरा ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्या बोलता है। कह रहा है यूनिट ऑफ मनी रिसीव टुडे इज वर्थ लेस देन यूनिट रिसीव्ड इन फ्यूचर। तो बोल रहा भैया आज प्राप्त धन की एक इकाई का मूल्य भविष्य में प्राप्त इकाई का एक से कम है। लोगे नहीं लोगे, क्योंकि अगर आज तुमको 90 पैसा, फ्यूचर में 1 रुपया, तो नहीं लोगे, बोलेगे भैया उस समय मेरा 1 रुपया हो जाता है, उसके हिसाब से इतना होना चाहिए। आज तुम 90 पैसा दे रहे हो, मतलब फ्यूचर में जो पैसा मेरा 1 रुपया का हो जाएगा, आज जो तुमको 90 आज उसका वैल्यू 90 पैसा तुमको मिल रहा है, तो तुम पैसा रखना चाहोगे, नहीं रखना चाहोगे, क्यों 10 पैसे का लॉस होगे। बोलेगे फ्यूचर में मेरा 1 रुपया का वैल्यू हो जाएगा। तो भैया आज हमको 1 रुपया, आज की वैल्यू जो है वो 1 रुपया है, तुम 90 पैसे कैसे दे रहे हो, तो फिर 90 पैसे तो हम नहीं लेंगे, हम 1 रुपया लेंगे। जो फ्यूचर में मेरा होगा वो वैल्यू अभी आज के हिसाब से जो वैल्यू होगी वो हम वैल्यू ले लेंगे। ठीक है जी। चलिए तो ये होता है आपका, ये गलत हो गया। फिर कह रहा आज और भविष्य में किसी अन्य समय धन प्राप्त, ये तो बिल्कुल भी गलत है, फालतू बकवास। ठीक है, चलिए नन ऑफ देम। तो आंसर क्या हो गया, ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, आइए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर। कह रहा है कैपिटल बजटिंग इज अ पार्ट ऑफ। अब बताइए बताइए बताइए, मैंने पढ़ाया है, अगर आप जानते होंगे तो बता पाएंगे। तो कैपिटल बजटिंग हमेशा क्या है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो होता है उसको वो कैपिटल बजटिंग में करते हैं, और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है वो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। तो है तो बिल्कुल कैपिटल बजटिंग क्या है, पार्ट किसका है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन का, यानी कि पूंजी बजटिंग एक इसका एक हिस्सा है। निवेश निर्णय का, कार्यशील पूंजी प्रबंधन का, या फिर विपणन प्रबंधन का, या पूंजी संरचना का। तो भैया पूंजी संरचना का मतलब ही होता है डेट, मतलब ऋण और खुद का शेयर, है ना, खुद का पैसा, तो उसको बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। तो ये तो होगा नहीं। मार्केटिंग मैनेजमेंट से कोई मतलब ही नहीं है, मतलब विपणन से क्या मतलब है इसका भाई। वर्ल्ड वर्किंग कैपिटल है, कैपिटल बजटिंग, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन का पार्ट है। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन का पार्ट ये भी है और ये भी है। तो भैया पूछा कैपिटल बजटिंग द पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन, मतलब ये पप्पा जी हैं, क्या है, और इसका एक बड़ा बेटा और इसका एक छोटा बेटा। और छोटा बेटा को कहा गया वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, और इसको कहा गया लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट, जिसको क्या है, जिसको कहते हैं कैपिटल बजटिंग। बात समझ में आई जी सर। तो आंसर क्या होगा, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। क्या होगा, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब आइए नेक्स्ट चलते हैं, आइएगा
ध्यान दीजिएगा, कह रहा है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ऑफ 0.95 फॉर अ प्रोजेक्ट दैट। अब बोल रहा है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या है बताइए पहले। सर ये कैपिटल बजटिंग का टेक्निक है ना, मॉडर्न टेक्निक। और मॉडर्न टेक्निक कैपिटल बजटिंग का टेक्निक है, उसका फॉर्मूला होता है कि कैश आउटफ्लो, सॉरी कैश इनफ्लो बटा इनिशियल इन्वेस्टमेंट, जिसको हम लोग कैश आउटफ्लो भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैश आउटफ्लो। अगर अब शुद्ध ठेठ भाषा में समझो तो ऊपर लिख दो कि पैसा कितना तुम्हारे पास आया, और नीचे लिख दो कि पैसा तुम्हारा से कितना गया। फॉर एग्जाम्पल कैपिटल इन्वेस्टिंग क्या होता है भैया? इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है कि हमको इन्वेस्ट करना है। अगर तुम कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो तो भैया पैसा पहले तुम लगाओगे, बिल्कुल लगाएंगे सर, तो उसको नीचे लिख दो। और भैया बोल रहा है भैया पैसा कितना आएगा, वो भी करोगे, बिल्कुल पैसा लगाए हो पैसा कमाने के लिए ना जी जी, तो पूरा बाहर में सब एक बार जोड़ जोड़ के बताओ कितना पैसा आएगा। अगर ये बात पता है तो इसका काम बन गया। कैसे? फॉर एग्जाम्पल आइए देखते हैं क्या बोल रहा है। क्या बोला देखिए, ये देखो फॉर्मूला लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर कैश फ्लोज, कि फ्यूचर में जो पैसा आएगा उसका आज का वैल्यू क्या है, मतलब टोटल पैसा कितना आएगा मेरे पास, एक भाषा में समझ जाओ कितना पैसा आएगा। और इनिशियल इन्वेस्टमेंट यानी कि मैंने कितना पैसा इन्वेस्ट किया था। तो भैया एक बात बताओ, यहां क्या बोल रहा है? किसी परियोजना के लिए 0.95 के लाभप्रदता सूचकांक पीआई का मतलब है कि, मतलब 0.95 मेरे पास पैसा आया, लाभप्रद मतलब इतना पैसा आया 0.95, ठीक है, कितना ही ना पैसा आया जी। और नीचे इसके नीचे अगर हम एक लगा दें तो ये बिंदु उड़ा भी दो, चलो, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भैया हमको जितना पैसा लगा था उससे कम आया। बात समझ में आ रहा है? 100 रुपया लगा दिए थे, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 100 रुपया कर दिए थे, और 0.95 भी वापस आया, तो क्या इसको बोल सकते हैं? इसको क्या बोलेंगे? ध्यान से समझना। कह रहा था प्रोजेक्ट कॉस्ट कैश आउटले इज लेस देन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर बेनिफिट्स। तो भैया क्या ये बात सही है? बोलो। नहीं, प्रोजेक्ट कैश लेस देन नहीं है, ये तो गलत है। द प्रोजेक्ट एनपीवी इज ग्रेटर देन 0, 0 से ग्रेटर कैसे? तो गलत। द प्रोजेक्ट एनपीवी इज लेस देन 1, एक से कम है। प्रोजेक्ट का एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू 0.95 है ना, देख के पता चल रहा है कि एक से कम है। बात समझ में आ रही है? अगर तुम इसको कैलकुलेट भी करोगे ना 0.95 और यहाँ नीचे, अरे भाई को पॉइंट के बाद यहाँ हम लगा सकते हैं ना, एक नीचे लिख सकते हैं ना 0.95 की जगह पे, जी बिल्कुल। तो इसीलिए बोला गया है कि यहाँ कितना का 0.5 का हमको 0.05 का हमको लॉस हो गया, ठीक है। इसीलिए क्या बोल रहा है ये कि प्रोजेक्ट जो हम इन्वेस्ट किए थे वो एक से कम है। बात समझ में आया? कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ हुई? नहीं हुई। कुछ नहीं करना है, पैसा कितना हम जो शुरू में लगाए थे उसको नीचे लिख दो, और पैसा कितना आया उसको ऊपर लिख दो। आंसर अब ये पूछ रहा है कि बताओ इसमें क्या है, तो इसमें बोल रहा है कि आज का वैल्यू कितना है, क्या एक से कम है या एक से ज्यादा है? तो बोल रहा है भैया एक बेस वैल्यू को माना गया है। हमेशा किसी भी वैल्यू के नीचे एक लगा दो तो एक रहता है ना जी जी। तो बेस वैल्यू अगर एक है तो 0.95 ऊपर है। बात समझ में आया? इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? बोला गया कि एनपीवी जो है एक से कम है, यानी कि अगर एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू एक रहता डिवाइडेड बाय एक रहता तो हम बोलते ये 0 के बराबर है। एनपीवी क्या है? 0 है। नेट प्रेजेंट वैल्यू आज की वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू मतलब आज की वैल्यू 0 है, ठीक है, लेकिन ये तो माइनस में चला गया, तो इसीलिए एक से कम है। आंसर क्या हो जाएगा? परियोजना का एनपीवी एक से कम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। कह रहे हैं कैपिटल बजटिंग द कैपिटल डिसीजंस आर, छोटा कैपिटल बजटिंग में कैपिटल डिसीजंस जो है, अगर हिंदी में बात करें तो पूंजीगत बजटिंग में पूंजीगत निर्णय जो है वो क्या होता है? क्या अपरिवर्ती होता है, अपरिवर्तनीय होता है, महत्वहीन होता है, या उपरोक्त सभी? रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, अनइम्पोर्टेंट, या ऑल ऑफ द अबव? तो भाई साहब जो कैपिटल बजटिंग डिसीजंस होता है वो हमेशा इरिवर्सिबल होता है। ये बात ध्यान में रखना, कुछ क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। तो इरिवर्सिबल क्यों होता है सर? सवाल तो होना चाहिए। इरिवर्सिबल इसीलिए होता है कि सोच लो कि किसी प्रोजेक्ट पे तुम इन्वेस्ट कर दियो, क्या पैसा वो वापस आ सकता है? नहीं आ सकता, वो डिसीजन वापस नहीं हो सकता। फिर उसमें तुम पैसा इन्वेस्ट करोगे उसको बढ़ाने के लिए, ठीक है, तो वही चीज, ठीक है। इसीलिए संक कॉस्ट की बात करी जाती है कैपिटल बजटिंग में। भैया एक बार इन्वेस्ट कर लिए तो अगर पता है कि ये प्रोजेक्ट हमको बढ़ाना है तो उसमें और इन्वेस्ट करोगे, लेकिन रिवर्स अपना रिवर्स बैक नहीं ले, इसलिए बोला गया इरिवर्सिबल डिसीजन है, मतलब
अपरिवर्तनीय है, जिसको हम परिवर्तन नहीं करते। बात समझ में आई? कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ तो बताओ। नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, होगा तो कमेंट्स करके बताना। चलो कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ फंड हैज इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। देखो जब मैंने कॉस्ट ऑफ कैपिटल बताया था तो जो बच्चा वो क्लास देखा होगा ना, एक बार में आंसर बताएगा। और ये क्लास कहाँ है? कोई ऐप पर नहीं, यूट्यूब पर है, ठीक है, सब यूट्यूब पे है। चलो इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, रिटेन्ड अर्निंग। तो भाई साहब ये तीनों को बोला जाता है एक्स कॉस्ट। क्या बोला जाता है? एक्सप्लिसिट। और रिटेन्ड अर्निंग को कहते हैं, मतलब कह रहा निम्नलिखित में किस स्रोत में पूंजी की अंतर्निहित लागत होती है? इक्विटी शेयर, वरीयता, डिबेंचर या बरकरार रखी गई कमाई। तो ये बरकरार रखी गई कमाई जो है वो बोला क्या गया है? बोला गया है। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इज आल्सो नोन एज। अरे भाई देख लो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल गवर्नमेंट सिक्योरिटी का। अरे गवर्नमेंट का भी कोई रिस्क हो सकता है क्या? सरकार है हम, नहीं तो यहाँ रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, हमको कोई रिस्क नहीं मिलेगा। वहां पे कोई रिस्क है नहीं, गवर्नमेंट का भाई आराम से कर सब वस्तु लगेंगे, कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसीलिए इसको बोला गया कॉस्ट ऑफ कैपिटल को रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट। मैक्सिमम रेट ऑफ रिटर्न सर नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट नहीं है, नन ऑफ द अबव नहीं है। तो आप हिंदी में पढ़ते हैं, सरकारी प्रतिभूतियों के लिए पूंजी की लागत को इसी रूप में जाना जाता है। किस रूप में? जोखिम मुक्त ब्याज दर। अरे भाई साहब गवर्नमेंट से कुछ भी लेते हो या कुछ देते हो, ठीक है, तो वहां रिस्क फ्री यानी कि जोखिम रहता है? नहीं रहता है, बिल्कुल कम रहता है, ठीक है। चलो तो आंसर रिस्क फ्री। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है रेसिडुअल थ्योरी आर्ग्यू दैट डिविडेंड डिसीजन इज अ पैसिव। हमेशा रेसिडुअल थ्योरी यही कहता है कि पैसिव डिसीजन। चाहे भाई क्या होगा ये क्लास में देखिए, वैसे मैंने बता दिया है, देखो यहाँ पे पढ़ो मैं समझा देता हूँ। क्या कह रहा है? डिविडेंड डिसीजन जो है ऑप्टिमल कैपिटल बजट को यूज करता है। तो ये बोलता है पहले क्या करो, पहले खुद का पैसा लगाओ, बाद में कहीं से लोन लो। पहले अगर हम सब खुद का पैसा लगा देंगे, बाद में लोन, ठीक है, दिक्कत नहीं हो जाएगा। इसीलिए इसको पैसिव डिसीजन क्या बोला जाता है? पैसिव डिसीजन। देखो डिटरमाइन द अमाउंट नीडेड फाइनेंसिंग, फर्स्ट यूज रिटेन अर्निंग्स and to supply the security and if retained earnings will still available distribute dividends। बोल रहा भाई साहब सबसे पहले क्या यूज करना है? रिटेन अर्निंग्स यूज करना है, मतलब जो पैसा मेरे घर में वो, उसके बाद इक्विटी, तब फिर डेट, ठीक है, उसके बाद फिर इक्विटी, तब फिर डेट। तो इसके लिए एक और सवाल बन गया जाएगा कि रेसिडुअल थ्योरी का सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस पूछ देगा तो सबसे पहले रिटेन्ड अर्निंग, फिर आ जाएगा आपका इक्विटी और तब आ जाएगा डेट, ठीक है। यही अर्निंग होगा 1 2 और 3। बात समझ में आया? चलिए नेक्स्ट चलते, एक और दिया हुआ है इसको देख लीजिएगा। क्या कह रहा है? अंडर रेसिडुअल थ्योरी द डिविडेंड पॉलिसी इज पेसिव इन नेचर। देखो लिखा हुआ है ना, हेंस डिविडेंड पॉलिसी हैज नो डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द मार्केट प्राइस ऑन दी शेयर। बात समझ में आया? जी सर। चलिए 10 में आते हैं। कह रहा है डिविडेंड इररिलेवेंस आर्गुमेंट ऑफ एमएम मॉडल इज बेस्ड ऑन आर्बिट्रेज प्रोसेस। कि एमएम मॉडल का लाभांश अप्रासंगिकता तर्क इस पर आधारित है। किस पर? आर्बिट्रेज, मध्यस्थता पर आधारित है। किस पर आधारित है? मध्यस्थता पर। चलिए इसको देखिएगा, थोड़ा डीप है तो आप वीडियो देखिएगा तो वहां समझ में आ जाएगा। अभी इसको समझाने लगो तो 15-20 मिनट लग जाएगा। कह रहा है 11 नंबर, इफ k इक्वल टू r then under Walter model which of the following is the irrelevant। भैया क्या irrelevant है? देखो जब k और r बराबर है ना, k बोलते हैं कॉस्ट ऑफ अर्निंग एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी, इसको जो अर्न कर रहा है शेयर होल्डर, और r बोलते हैं जो अर्न कर रहा है फॉर्म, ठीक है, जो फॉर्म अर्न कर रहा है उसको r, जो k कॉस्ट ऑफ इक्विटी कंपनी। तो जब दोनों की बात आ जाती है तो डिविडेंड पर शेयर की बात होता है और अर्निंग पर शेयर की बात होता है, डीपी रेशियो की बात नहीं होती है। तो डीपी रेशियो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इररिलेवेंट हो जाएगा। तो कह रहा है यदि k इक्वल टू r तो वॉल्टर मॉडल के तहत निम्नलिखित से कौन अप्रासंगिक है? तो डीपी अनुपात, डिविडेंड पे आउट रेशियो, हाँ कोई फायदा नहीं है इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। कह रहा है एमएम मॉडल्स आर्ग्यूज दैट डिविडेंड इज इररिलेवेंट बिकॉज। भाई साहब क्यों बोला ऐसा, क्या बोला बताओ? कह रहा है एमएम मॉडल का तर्क है कि लाभांश अप्रासंगिक है। क्यों? तो पहला वाला चीज कि द वैल्यू ऑफ फर्म डिपेंड अपॉन अर्निंग पावर, इसके लिए बिल्कुल यही है
की अर्निंग पावर पे, एक इसका इनका मानना है, मोदी गिलानी मिलर अप्रोच का मानना है कि जो भी वैल्यू है ना फर्म की, वो भाई डिविडेंड की वजह से नहीं है, वो फर्म कितना कमाता है उसकी वजह से है, फर्म की अर्निंग पावर की वजह से है, और यही ये बात कहता है, इसीलिए आर्बिट्रेज प्रोसेस की बात भी ये करता है। तो आंसर पहला हो जाएगा, एक फर्म की मूल्य कमाई की शक्ति पर निर्भर करता है। ये बी सी डी आप देख लीजिएगा, ये गलत है ना, ये सारा चीज गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं, क्या कह रहा है, आइए। गॉर्डन मॉडल ऑफ डिविडेंड रिलेवेंस सेम एज, गॉर्डन मॉडल ऑफ डिविडेंड क्या बोल रहा है, सेम एज, कैसा किस तरीके से है, देखिए आइए। लाभांश प्रासंगिकता का गॉर्डन मॉडल समान है किसके, गॉर्डन मॉडल नो ग्रोथ मॉडल, नहीं सर, गॉर्डन मॉडल ग्रोथ की बात करता है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, पहला गलत। कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल ऑफ इक्विटी वैल्यूएशन, ये बात बिल्कुल सही कि इक्विटी मूल्यांकन का निरंतर विकास मॉडल की अगर कोई बात करता है वो गॉर्डन मॉडल बात करता है, ठीक है। इसीलिए ग्रोथ इसके फुल फॉर्म भी होता है पीआर, आर बोलते हैं रिटेंशन और बी बोलते हैं ग्रोथ को, ठीक है। चलो खैर ये वाला बताऊंगा मैं प्रैक्टिकली। चलो उसके बाद है क्या, ये भी देख लें, प्राइस अर्निंग का रोल नहीं, इनवर्स प्राइस अर्निंग कोई रोल नहीं, तो ये आंसर क्या होगा, बी, कांस्टेंट ग्रोथ ऑफ मॉडल ऑफ इक्विटी वैल्यूएशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, आइए क्या कह रहा है 14 देखते हैं। कह रहा है डेट फाइनेंसिंग इज अ चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस बिकॉज, बताओ, ये बताया है, जो देखा होगा भाई उसको वो तो तुरंत बता देगा। क्या कह रहा है, ऋण वित्त पोषण वित्त का एक सस्ता स्रोत है, क्योंकि स्रोत है भाई सस्ता, क्योंकि इसमें आपका टैक्स में डिडक्शन मिलता है। अगर कोई डेट खरीदोगे, इंटरेस्ट दोगे, तो इंटरेस्ट पर टैक्स का बेनिफिट मिल जाता है। इसी वजह से टैक्स डिडक्टिबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट की वजह से भाई जो है वो चीपर सोर्स फाइनेंस कहला जाता है। जब मैंने इसको पढ़ाया था कहाँ, तो ये कैपिटल स्ट्रक्चर में, ठीक है, तो वहां पे मैंने ये बताया था कि जब भी हम डेट को लेते हैं, डेट मतलब लोन लेना, लोन लोगे इंटरेस्ट पे करोगे, इंटरेस्ट पे करोगे तो गवर्नमेंट तौर पर, जब इनकम टैक्स पे करोगे तो सब्सिडी के तौर पर वहां पे डिडक्शन के तौर पर आपको क्या मिल जाएगा, उसमें मिल जाएगा, और इसी वजह से तो डेट हो जाएगा वो चीपर सोर्स हो जाएगा, चीपर मतलब सस्ता स्रोत है ना, वो हो जाएगा। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का यहाँ कोई कंसीडर नहीं, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं, डिविडेंड नॉट पेएबल इंटरेस्ट ये कंसीडर नहीं है। आंसर क्या होगा, आंसर होगा कि ब्याज की दर कटौती, ठीक है। चलिए सी आंसर। अब जाइए, डिविडेंड पे आउट रेशियो इज, क्या होता है भैया इसका फार्मूला, क्या पीएटी कैपिटल, नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, डिविडेंड डीपीएस डिवाइडेड बाय ईपीएस, यही तो है इसका फार्मूला, डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय आपका डिविडेंड पर शेयर और इक्विटी पर शेयर, है ना, ये डीपीएस बाय ईपीएस। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका ये 15 कंप्लीट। आइए 16 नंबर में क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा, इस क्वेश्चन को थोड़ा ट्रिकी है, बस समझिएगा आराम से। कह रहा है एबीसी लिमिटेड हैज अ करंट रेशियो 1.5:1, करंट रेशियो की बात कर रहा है, एंड नेट करंट एसेट्स ऑफ 5 लाख, ठीक है। तो व्हाट आर द करंट एसेट्स, पूछा है करंट एसेट्स क्या है। अब आप एक बात बताओ, सिंपल सी बात बताना, करंट एसेट रेशियो, यही बोला ना, एसेट रेशियो नहीं सॉरी, करंट रेशियो, करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट बटा करंट लायबिलिटी, यही होता है। और इसका रेशियो क्या दिया है, 1.5 डिवाइड बाय 1, यही दिया है, हाँ कि ना जी। अब ध्यान दीजिएगा, तो अब पूछा है नेट करंट एसेट्स, नेट करंट एसेट्स इक्वल टू क्या होगा, करंट एसेट को करंट लायबिलिटी से घटा दो, बात समझ में आ रही है, करंट एसेट में करंट लायबिलिटी को घटा देंगे तो नेट करंट एसेट्स निकल जाएगा। यहां कितना है, करंट एसेट्स 1.5, करंट लायबिलिटी 1, और यहां नेट करंट एसेट्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5 लाख रुपया, कितना दिया हुआ है, 5 लाख रुपया। तो 0.5 इक्वल टू 5 लाख, तो करंट एसेट्स का वैल्यू कितना दिया है, 1.5, तो भैया 0.5 अगर 5 लाख के बराबर है, तो अगर 0.5 को कितना से करेंगे, 1.5 आएगा 2 3, जब 1.5 आया तो इसको भी 3 से करना पड़ेगा, 5 लाख 3 यानी कि 15 लाख। बात समझ में आई, कोई दिक्कत है, तो निकल क्या गया,
सर ये जो है ये निकल गया नेट करंट एसेट, सॉरी क्या पूछा है, करंट एसेट्स, नेट नहीं करंट एसेट। ये क्या निकल गया, करंट एसेट्स, करंट एसेट, करंट एसेट कितना निकल गया, 15 लाख। बात समझ में आई, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ हुई नहीं। हमने क्या किया, फॉर्मूला लगाया, करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट बटा करंट लायबिलिटी। करंट एसेट कितना था 1.5 दिया हुआ क्वेश्चन में, करंट लायबिलिटी कितनी थी 1, वो भी दिया हुआ क्वेश्चन में। तो हमने नेट करंट एसेट दिया हुआ है, तो नेट करंट एसेट का फॉर्मूला करंट एसेट में करंट लायबिलिटी को घटा दिए, तो भैया बचा कितना 0.5, और 0.5 का वैल्यू 5 लाख दिया हुआ है, वो भी लिखा हुआ है कि देखो शुद्ध वर्तमान संपत्ति यानी कि नेट करंट एसेट्स 5 लाख है। और पूछा क्या है, पूछा है करंट एसेट्स बताना, तो करंट एसेट्स कितना था 1.5, तो 5 की वैल्यू अगर 0.5 की वैल्यू अगर 5 लाख है तो 0.5 को 3 से गुना करेंगे तो 1.5 आ जाएगा, 5 लाख को 3 से गुना किया तो 15 लाख आ गया। चलिए क्वेश्चन आंसर हो जाएगा सी, क्या होगा सी 15 लाख। अब आइए क्वेश्चन नंबर 17 पे, द टर्म कैपिटल स्ट्रक्चर डिनोट, क्या क्या डिनोट करता है, कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ कि जो पूंजी आप लगाने जा रहे हैं बिजनेस में उसका स्ट्रक्चर क्या है, कितना आप डेट लिए हैं और कितना इक्विटी लिए हैं, मतलब कितना आपने पैसा जो लोन पे ले रखा है और कितना अपने बाबूजी का है। बात समझ रहे हो, तो आइए वही कह रहा है, क्या बोल रहा है, डेट और ये कितना। पूंजी संरचना शब्द दर्शाता है किसको, टोटल ऑफ लायबिलिटीज एट बैलेंस शीट, नहीं बिल्कुल भी नहीं। इक्विटी फंड्स, प्रेफरेंस शेयर्स और लॉन्ग टर्म डेट, बिल्कुल यही दर्शाता है। टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी ये तो है, लेकिन सब इसमें तो एक ही टाइप्स ऑफ कैपिटल इशूड बाय कंपनी, ये भी नहीं, ये गलत है। ये इसमें बिल्कुल सही है, शेयर होल्डर्स का इक्विटी भी होता है, लेकिन भाई जब इक्विटी फंड्स लिख दिया, प्रेफरेंस शेयर्स भी लिख दिया, लॉन्ग टर्म डेट भी लिख दिया, तो सबसे ज्यादा कौन है ये, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा बी। बात समझ में आई। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं, कह रहा है इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल अंडर CAPM, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मेथड बोलते हैं इसको, ठीक है। ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड, बोल रहा है जब हम फाइंड आउट करते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी, यानी कि अगर हम के फाइंड आउट करें तो फॉर्मूला क्या होता है, थीटा प्लस RF RM माइनस RF, यही होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो भाई साहब फॉर्मूला अगर ये होता है तो इसमें बोल रहा है कि कौन सा चीज रिक्वायर्ड नहीं होगा जब हम ये करेंगे। देखिए बेटा फैक्टर तो ये तो जरूरी है, ठीक है। RF रिस्क फ्री रेट, ठीक है, ये भी जरूरी है ना, रिस्क फ्री रेट जरूरी है कि नहीं जी, तो रिस्क फ्री रेट जरूरी है। मार्केट प्राइसिंग ऑफ इक्विटी शेयर ये भी जरूरी है, क्योंकि ये जो इक्विटी शेयर दोनों का होता है ना, इसी को बोलते हैं मार्केट प्राइसिंग। रिस्क फ्री भी हो गया, बीटा भी हो गया, तो क्या जरूरी नहीं है मार्केट रेट ऑफ रिटर्न, तो भैया RM रहेगा तो हम क्वेश्चन बना लेंगे, लेकिन अगर ये नहीं भी रहेगा ना, ये अगर नहीं भी रहेगा बी, तो भी हमारा क्वेश्चन बन जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा, आंसर आपका बी। ये देखिए फॉर्मूला दिया गया है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इक्वल टू RF बीटा RM माइनस RF, और RM माइनस RF को ही यहाँ पे मार्केट प्राइस इक्विटी कहा गया है, या फिर इक्विटी रिस्क प्रीमियम कहा गया है, और जो ये RF है रिस्क फ्री रेट कहा गया है, और ये बीटा एरर कहा गया है। तो भैया ये हो या ना हो, क्या मार्केट रेट ऑफ रिटर्न हो या ना हो, उससे फर्क पड़ने वाला। चलिए आंसर हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 19 चलते हैं, कह रहा है इन केस ऑफ नेट इनकम अप्रोच व्हेन द डेट प्रोपोर्शन इज इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ऑब्वियस सी बात है डिक्रीज कर। एनआई अप्रोच जो है, ठीक है, तो उन्होंने मतलब जो हमारा एनआई अप्रोच का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है कि जब हम डेट के प्रोपोर्शन करेंगे तो फर्म की वैल्यू भी क्या बढ़ेगी, बढ़ जाएगी, लेकिन कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगा, बात समझ रहे हो जी सर, तो डिक्रीजेस, क्या होगा डिक्रीजेस। अच्छा एक चीज और, अगर यहाँ कॉस्ट ऑफ डेट होता, तो अगर ये पूछ देता कि नेट इनकम अप्रोच है when the debt proportion is increased, जब डेट का प्रोपोर्शन बढ़ा देंगे तो कॉस्ट ऑफ डेट क्या होगा, कॉस्ट ऑफ डेट क्या होगा, वैल्यू तो सेम रहेगी, तो यहां हो जाता कांस्टेंट। अगर डेट होता तो कांस्टेंट, और अगर कैपिटल होता कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो, बात समझ में आ रहा है। चलिए वीडियो को देखिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। चलिए इस क्वेश्चन के लिए आंसर होगा बी, ठीक है। अच्छा मैं हिंदी भी पढ़ दूं एक बार क्या, चलो पढ़ देता हूं। शुद्ध आय दृष्टिकोण के मामले में जब ऋण अनुपात बढ़ता है तो पूंजी की लागत हट जाती है, बात समझ में आया। चलो अब कह रहा है एनवाई अप्रोच एडवोकेट दैट द डिग्री ऑफ डेट फाइनेंसिंग इज, क्या बोला था, डेट के बढ़ने या घटने से इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, दैट इज इररिलेवेंट अप्रोच। हाँ बात समझ में आ रही है।
चलिए ये क्या है, अप्रासंगिक है, ठीक है। चलिए जुडिशियस यूज ऑफ लिवरेज सजेस्टेड बाय, किसके द्वारा दिया गया है, मतलब कौन सा अप्रोच दिया है, ये ट्रेडिशनल अप्रोच दिया है, ये सोलोमन एजरा ने इनको दिया है ना। ट्रेडिशनल अप्रोच में उन्होंने कहा डेट को देखिए यूज कीजिए, ठीक है, एक हद तक आप यूज करिएगा, मान लेते हैं यहां तक यूज किए तब तो फर्म की वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन भैया एक हद के बाद तुम अगर इतना बढ़ा दोगे तो फर्म की वैल्यू डिक्रीज होने लगेगी। इसीलिए इन्होंने बात किया जुडिशियस यूज ऑफ लेवरेज, लेवरेज बोलते हैं लोन को, लिवरेज लिवरेज बोलते हैं ना, लिवर, वो वाला चीज है, इसलिए बोला जुडिशियस यूज करिए, मतलब उत्तोलन का विवेकपूर्ण उपयोग। अरे यार हिंदी इतना टफ हो जाता है ना थोड़ा थोड़ा कभी कभी, क्या बताएं, तो सब कहता है हिंदी इजी है, हिंदी बहुत टफ है यार। चलो तो अब ये इसका आंसर क्या होगा, ट्रेडिशनल अप्रोच, ठीक है। चलिए इसको पढ़ लीजिएगा, आपका थ्योरी बताया गया है मैंने फाइनेंस वाला में, उसमें देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। Which of the following argues that the value of levered firm is higher than that of the unlevered firm? बोला भैया जो फर्म लीवर्ड है यानी कि जिसके पास लोन डेट ज्यादा है वो क्या है, वो अनलिवर्ड फर्म से बेस्ट है। ये बोल रहा है ना कि निम्नलिखित में से कौन सा तर्क देता है कि लीवर्ड फर्म का मूल्य अनलिवर्ड फर्म की तुलना में अधिक है। अब जिसके पास डेट ज्यादा है वैसा फर्म जो है उसकी वैल्यू ज्यादा है, बाकी जो है उसकी क्या बोलते हैं अनलिवर्ड फर्म की जो वैल्यू है वो ज्यादा है और लिवर्ड फर्म की कम है। मतलब जिसके पास अगर ठेठ भाषा में समझो तो जिसके पास बाबूजी का पूंजी खुद का है वो ज्यादा अच्छा है, और जिसके पास डेट है यानी लोन लिया हुआ है वो खराब है। तो भैया ये जो बात कहा था ना, ये कहा है, हाँ ये कहा है, एक मिनट इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ तो नहीं है, नेट इनकम और एमएम विद टैक्सेस, हाँ सही बात है, ठीक ठीक ठीक, सॉरी थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है। क्या है मिस्टेक मैं बता, कुछ नहीं है, ये बताया गया है इसमें बता दे रहा हूँ। देखो ये क्या बोल रहा है, यहाँ मैं पहले ठीक बोल रहा था कि लीवर्ड फर्म की वैल्यू ज्यादा है, ये कह रहा है ना निम्नलिखित में से कौन सा तर्क देता है कि लीवर्ड फर्म का मूल्य अनलीवर्ड फर्म की तुलना में अधिक है, मतलब लोन वाला फर्म जो है बेस्ट है। तो लोन वाला फर्म जो बेस्ट है वो बात किया है एनआई अप्रोच, और उसके साथ साथ एमएम का दो मॉडल है, मोदी गिलानी का दो मॉडल है, एक बात करता है आर्बिट्रेज प्रोसेस की और एक बात करता है मॉडल विद टैक्स का। जो मॉडल विद टैक्स का बात करता है ना वो सपोर्ट करता है लीवर्ड फर्म को, इसलिए एक चचा बार बार यही सब काम करते रहते हैं, इसलिए ए और सी दोनों आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया, फिर से मैं बोल रहा हूं कि जो लोन से लिया हुआ पैसा है वो पैसा यानी वो फर्म ज्यादा वैल्यू रखता है जो खुद का पैसा लगाता है उससे, और ये बात दो बात ये दो अप्रोच कहा गया है, एक है एनआई अप्रोच उन्होंने कहा, और दूसरा मॉडल एमएम मॉडल विद टैक्स उन्होंने कहा, और एमएम मॉडल का एक बिना टैक्स वाला है जो आर्बिट्रेज प्रोसेस को फॉलो करता है, वो इसका जस्ट अपोजिट कहता है। जैसे एनओआई अप्रोच कहता है ना भैया डेट का कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे ही बिना टैक्स वाला मॉडल ये भी आर्बिट्रेज प्रोसेस को फॉलो करता है। बात समझ में आई, चलिए अब इससे ज्यादा बात क्या समझाऊं। क्वेश्चन नंबर 23, गॉड इन हैंड आर्गुमेंट इज गिवन बाय, भाई साहब गॉर्डन मॉडल, गॉर्डन चाचा ने क्या कहा था मैं आपको बताता हूं। देखो तीन बातें इन्होंने कही, वॉल्टर ने भी और इसने भी, तीन बातें कही। क्या, आर बड़ा है के से, आर छोटा है के से, और आर बराबर है के। तो देखो यहाँ पे तो इन्होंने क्या बोला, बोला अगर फर्म ज्यादा कमा रहा है तो भैया डिविडेंड पे मत करो, हम को रखने दो, और अगर खुद शेयर होल्डर ज्यादा कमा रहा है तो भैया इसको डिविडेंड उसी टाइम पे कर दो, ठीक है। और बोल रहा भाई साहब अगर फर्म बराबर कमा रहा है, मैं गॉर्डन की बात कर रहा हूं, अगर फर्म बराबर कमा रहा है तो ये कहता है, ये बोले गॉर्डन चाचा बोले भाई साहब ऐसा है कि तुम भी बराबर कमा रहे हो, किसको, कंपनी बोल रहा है, कंपनी बोल रहा है शेयर होल्डर, शेयर होल्डर कंपनी से, शेयर होल्डर बोला कंपनी को भाई कंपनी वाले तुम भी बराबर कमा रहे हो और हम भी बराबर कमा रहे हैं, तो भैया क्या पता तुम अगला साल डूब जाओ, तो इसीलिए मेरा पैसा ना हमको वापस दे दो, मेरा शेयर हमको वापस दे दो। तो इसीलिए गॉर्डन ने कहा बर्ड इन हैंड बेटर देन दी बुश, मतलब कि चिड़िया कांटा में जाके मर जाए उससे अच्छा है कि हम अपने पास को सुरक्षित
रख लें, और वही बात पैसे पे की जाती है कि पैसा डूब जाए उससे अच्छा भैया पैसा हम पहले। बात समझ आ रहा है, इसीलिए वर्ड यूज किया गया है। और यही चीज वॉल्टर में ये भी दोनों सेम है, ये दोनों, लेकिन यहाँ इन्होंने बोला है वॉल्टर में ऐसा है जो आपको मर्जी करे, जैसा मर्जी करे वैसा काम करे, लेकिन गॉर्डन इसने ऐसा नहीं कहा। गॉर्डन ने बोला पैसा चुपचाप अपने पास मंगा लो, इसलिए वर्ड यूज किया बर्ड इन हैंड बेटर देन दी बुश। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं, क्या कह रहा है, द डिसीजन ऑफ इन्वेस्टिंग इन लॉन्ग टर्म और फिक्स्ड एसेट्स ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस और रिस्क रिटर्न एनालिसिस आर नॉन एज, बताओ कौन सा डिसीजन बोलते हैं इसको, फिर से पढ़ो हिंदी से जी। लागत लाभ विश्लेषण या जोखिम रिटर्न विश्लेषण के आधार पर दीर्घकालिक या अचल संपत्तियों में निवेश के निर्णय को कहा जाता है। तो कैपिटल बस्टिंग, क्योंकि पूंजीगत बजट निर्णय में भी हम लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं, याद होगा आपको थोड़ी देर पहले बताया था, तो आंसर क्या होगा, कैपिटल बस्टिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखें, a discount rate that equates the present value of inflow to the present value of cash outflow is called internal rate of return। ये भी कैपिटल बस्टिंग का है, जिसमें इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एक ऐसा रिटर्न रेट होता है जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो को कंसीडर करता है, इक्वेट करता है, बराबर कर देता है, ठीक है जी, तो बोलते हैं रिटर्न का आंतरिक दर। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है, देखिएगा, कह रहा व्हाट इज द एक्सेप्टेंस रूल ऑफ पेबैक पीरियड। अरे यार एक्सेप्टेंस रूल तो मैं बता के थक गया हूं। पेबैक पीरियड का एक्सेप्टेंस रूल है शॉर्टेस्ट पेबैक पीरियड इज रिक्वायर्ड, मतलब जो हम पैसा इन्वेस्ट किए और हमको जो जल्दी लाके दे देगा ना वही मेरे लिए बेस्ट है। फॉर एग्जांपल अगर पेबैक पीरियड में मान लेते हैं कि हमने क्या किया, हमने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, ठीक है, और हमें पता है कि ये पैसा 5 साल में मिलने वाला है, लाख लाख रुपया हर साल, ठीक है, 5 साल में मिलने वाला है 1,20,000 करके, चलो छोड़ दो ज्यादा नहीं, 1,20,000। अब मुझे बताओ तुम कहां रिटर्न कर, और एक जगह पैसा जो तुमको है वो 3 ही साल में मिल जाएगा 5 लाख रुपया, यानी कि 6 लाख ले लेते, तो 2-2 लाख 3 साल में मिल जाएगा। तुम कहां रिटर्न करोगे अपना जल्दी, 3 साल वाला में ना जाओगे जो 3 साल में तुम्हारा पैसा लौटा के वापस कर देगा। तो इसीलिए पे बैक पीरियड मतलब होता है जो तुमने पे किया वो बैक कितने टाइम में हो रहा है, वापस कितने समय में आ रहा है। बात समझ में आई, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं सर, इसीलिए क्या बोलते हैं शॉर्टेस्ट पे बैक पीरियड। मैंने इसको पढ़ाया है, ध्यान के जाके फाइनेंशियल मैनेजमेंट का देख लीजिए, 2 वीडियो दोनों देख लीजिएगा। चलिए आइए क्वेश्चंस पढ़ते हैं। तो व्हाट इज द एक्सेप्टेंस रूल ऑफ पेबैक पीरियड, कह रहा है सेलेक्ट द इन्वेस्टमेंट प्रपोजल विद द हाईएस्ट पेबैक पीरियड अमंग, क्या बात कर रहे हो यहाँ से, हाईएस्ट की गलत बात नहीं करते ऐसा। चलो दूसरा क्या बोल रहा है, सेलेक्ट द इन्वेस्टमेंट प्रपोजल विद द शॉर्टेस्ट पेबैक पीरियड अमंग द इन्वेस्टमेंट, तो था बात शॉर्टेस्ट पेबैक पीरियड आ गया, सॉरी शॉर्टेस्ट पेबैक पीरियड आ गया तो हो गया, आंसर क्या होगा डी। सभी निवेश प्रस्तावों में से सबसे कम भुगतान अवधि वाले निवेश का प्रस्ताव चयन करें, ठीक है, आंसर इज डी। बात समझ में आई सर। चलिए तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इनकम टैक्स पार्ट 3 के साथ कल, और उसके बाद फिर इसी तरह से हम सिखाते रहेंगे आप अगर आपको ये अच्छा लगा तो जरूर शेयर कीजिए सबके साथ और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।